Let's smile. Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते सुनते और जानते हैं आज की सोशल मीडिया की हलचल। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एप्पल के आईफोन 17 सीरीज के कॉस्मिक ऑरेंज कलर को भगवा रंग से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचानने लगी है। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। और उत्तराखंड में रामलीला चल रही थी और इस दौरान पेपर लीक की बात हो गई। एक वायरल वीडियो में भगवान राम का किरदार निभा रहा एक कलाकार राज्य में हुई पेपर लीक की घटना पर टिप्पणी करता नजर आया। ये घटना उस व्यापक जनाक्रोश का हिस्सा है जो उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद उठा है। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज, मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे आकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। ठीक है महाराज, आप अपनी कुछ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चेतावनी देते हुए परीक्षा माफिया और नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही। उन्होंने नकल जिहाद का नाम लिया और कहा कि सरकार ऐसी किसी भी कोशिश को पूरा नहीं होने देगी। साथियों, हमने राज्य में नकल माफियाओं के अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों को पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम नहीं करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री पर बांसवाड़ा दौरे के समय कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि पहले गृह मंत्री और अब प्रधानमंत्री की इस मुद्दे पर चुप्पी राजस्थान की जनता को व्यथित कर रही है। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है और ये विषय उनके लिए केवल चुनावी राजनीति तक सीमित था। केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए 3 साल बाद भी अपराधियों को सजा नहीं दिलवा सकी है। पहले सरकारी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां और आगे के लिए अपना विजन बताते थे, लेकिन अब ये परंपरा खत्म सी हो गई है। गहलोत ने कहा कि एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जैसा राजनीतिक भाषण कांग्रेस को कोसते हुए दिया वो उचित नहीं है। बेहतर यह होता कि प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनाव से पहले किए गए वादों का हिसाब देते, जिनसे भ्रमित कर जनता से वोट लेकर सरकार बनाई थी। चुनाव में दी गई मोदी की गारंटी की राजस्थान में हवा निकल चुकी है। देश के कई राज्यों में पंचायत चुनावों को लेकर लोक गायक एक्टिव हो गए हैं। एक सिंगर राजू पंडित का यह गाना काफी वायरल है, जिसमें वे प्रधान पर तंज कस रहे हैं। प्रधानी लड़ो हे भैया जन कल्याण के लिए, तुम काम करो बस अपने गांव समाज के लिए। हम चुनते हैं हम चुनते हैं प्रधान ग्राम विकास के लिए, वो लड़ते हैं बस अपने ही आवास के लिए। प्रधानी लड़ो हे भैया
भैया जन कल्याण के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने और झूठे मुकदमों में फंसाने के आरोप लगाए। उन्होंने आजम खान, इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव सहित कई नेताओं का उदाहरण दिया जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब आप देखिए मोहम्मद आजम खान साहब, पार्टी के नेता, उन्हें नहीं भेज दिया जेल। प्रजापति विधायक पिछले कितने वर्षों से हैं। इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव, अब्बास तो बच गए भी। तो ये सरकार विपक्ष के लोगों को परेशान करना, रीजनल पार्टीज पर दबाव बनाना, रीजनल पार्टी के अंदर बीजेपी ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी चर्चा के लिए हुई बीजेपी की बैठक के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि टिकट का फैसला सर्वे के आधार पर होगा। बहुत अच्छी तरह से जिला वाइज बातचीत हो रही है। कोर कमेटी का जो सीट हम जीते हुए हैं उस कैंडिडेट के बारे में भी विचार विमर्श हुआ है। अधिकतर कैंडिडेट हमारे अच्छे ढंग से जीते हैं, वो सब लोग लड़ेंगे। जो सीट हम हारे हुए हैं उस पर भी विचार लिया गया है। वहाँ एक दो कैंडिडेट है जिसको सबसे ज़्यादा सर्वे जो है उसके प्रति सभी लोगों की जो सहानुभूति, सभी जाति समाज का जो होगा उनको भी टिकट दिया जाएगा। कोई सीट का कोई हम लोग जदयू और भाजपा में कोई आई नहीं। भाजपा के सीट पर भाजपा कैंडिडेट लड़ेंगे, जदयू के सीट पर जदयू। सीटिंग कैंडिडेट्स अभी तो कोई ऐसी चर्चा नहीं है। उनके बाद हमारे जिला में तो सब ठीक ठाक है। अब किसी जिला में ऐसा हो। बीजेपी नेता विनय कटियार ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बेहद विवादित बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देने के लिए कहा और बोले कि मुसलमानों का अयोध्या में रहना ही गलत है। ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और कटियार की आलोचना भी हो रही है। धन्नीपुर में जो 5 एकड़ जमीन दी गई थी मुस्लिम पक्ष को, वहाँ के नक्शे को खारिज कर दिया गया। अब कर दिया तो कर दिया, किसी ने किया होगा, हमको क्या मालूम। हम बनना चाहिए कहाँ? धन्नीपुर। हम इस अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर, धन्नीपुर, इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं, नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं। यहाँ क्या काम है उनका? यहाँ राम का मंदिर है, वही काम करेगा। जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने मीणा समाज के खिलाफ कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल क्लासरूम में खड़े होकर माफी मांग रही है। इस दौरान कुछ पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। नमस्कार एवरीवन। क्लास मेरा ऐसा कोई टेंशन नहीं था। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई थी और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया था इस चीज का। एक मजाक के तौर पर ये ऐसा कोई बार मेरे मुंह से निकल गया हो जिसका मतलब आप भी जानते हो कि पूरी क्लास के दौरान ऐसा कोई चीज नहीं थी कि मैं किसी को हर्ट करना चाह रही हूँ। मैं बहुत लगभग कई सालों से ये क्लासें कर रही हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, हर जगह आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि नवीन जी सर ने भी बताया था कि एक बच्चे ने वो ऐप डाउनलोड करवाया तो 3 मिनट में मैंने आपको बचा दिया था, पुलिस पहुंची थी 3 मिनट में। तो पुलिस का सपोर्ट आप देख रहे हो। फिर भी यदि मेरे द्वारा कहीं किसी भी वर्ड से किसी भी समाज को, स्पेशली मेरा समाज को यदि हर्ट हुआ है तो मैं दिल से सॉरी बोलूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और भविष्य में मैं ऐसा दोबारा कोई यदि आपको लगे तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो ये व्यक्ति से मेरी आप लोगों से सभी से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक डिफेंस सेमिनार में 1962 के इंडिया चाइना युद्ध पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स को इस युद्ध में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगर वायुसेना का इस्तेमाल होता तो चीनी सेना के हमले का असर कम हो सकता था। To comment on the adequacy or inadequacy of a forward policy at this time is slightly difficult. Our views will be colored due to many reasons, like geography has changed entirely and so has geopolitics. The security situation has changed. Force levels have changed. The type of warfare itself has changed. All I can say that the forward policy should not have been applied uniformly to Ladakh and Nefa. The two regions
had very different histories of the dispute, different security context, and entirely different terrain. In Ladakh, China had already occupied much of Indian territory, whereas in Nefa, the legitimacy of India's claim was stronger. To equate the two and pursue identical policies was, in my view, a bit flawed. I think General Thorat had in mind use of Air Force, which the government did not permit. We would have had significant advantage during the 62 conflict, shorter turnaround times, a favorable geography, and the ability to bring maximum payloads to bear with maximum all-up weight on the enemy. Use of air power could have slowed the Chinese offensive considerably, if not stymied it completely. This would have given army much more time to prepare. In those days, I think use of Air Force was considered escalatory. This is, I think, no longer true, and Op Sindoor is an apt example of this. To conclude, From Reverie to Retreat is not simply an autobiography. It's a reflection on leadership, strategy, and service. It sheds light on the decisions of past, critiques them with honesty, and draws lessons that largely remain relevant today. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तुलना हनुमान जी से की। उन्होंने कहा कि इनकी पूंछ में आग लगती है तो इन्हें अपनी सारी पावर याद आ जाती है। हमारे ये दिल्ली सरकार के अधिकारी है ना, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है, उससे पहले भूल जाते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार के अगले 4 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज में 10,023 नई अंडर ग्रेजुएट और पीजी सीटें बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लंबे समय से सस्ती सीटों की भारी कमी के कारण मध्यम वर्ग के परिवारों के कई इच्छुक डॉक्टर विदेश में पढ़ाई करने के लिए मजबूर होते रहे हैं, अक्सर ऐसे देशों में जहां शिक्षा का स्तर भी संदिग्ध है। थरूर ने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो निजी मेडिकल शिक्षा की महंगी फीस नहीं दे सकने वाले लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस विस्तार को जारी रखे। शशि थरूर ने एशिया कप के दौरान इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में हुए विवाद पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से इतनी ही आपत्ति थी तो खेलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हमें खेलना है तो उनसे हाथ मिलाना चाहिए। Had been made to play. If we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if we are going to play them, because if we had not played, we would have forfeited the points and we would perhaps not have lost the tournament on that reason. If we were going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England in Manchester against Pakistan. And what we were doing, frankly, was we were shaking their hands even then, because the spirit of the game is a different spirit from what goes on between countries, between armies, and so on. So that is my view. If the Pakistani team, having been insulted the first time, decided to insult us back the second time, it just shows that this spirit of the game is lacking on both sides. But certainly we need not have initiated, I think, a negative way. Once we have decided to play them, we should play like normal. ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store.